study about centrally acting muscle relaxants. So what are centrally acting muscle relaxants? ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि muscle relaxants क्या होते हैं. So muscle relaxants हमारे पास muscle relaxants के नाम से ही क्लियर है, हमारे पास ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे पास क्या करेंगी, मसल्स को रिलैक्स करेंगी. तो वो हमारे पास क्या होंगी, मसल रिलैक्सेंट्स. So what are muscle relaxants? The drugs which are used to relax the muscles or the muscular system of our body are called as muscle relaxants. उसके अलावा एक तो मसल्स को रिलैक्स करती हैं. अब मसल्स को रिलैक्स क्या करती हैं, हम कैसे करती हैं, हमारे पास मसल्स के अंदर एक टोन होती है. हमारे पास जो मसल हमारे पास मूव करते हैं या फिर हमारे पास मसल्स अपनी एक शेप के अंदर रहते हैं, वो क्यों रहते हैं और वो कैसे रहते हैं, उनके अंदर एक टोन होती है जो कि उनको हमारे पास उसी शेप में रखती है. तो हमारे पास उसके अलावा क्या करती है, हमारे पास जो हमारे मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वो मसल्स की टोन को डिक्रीज करते हैं. जो हमारे पास मसल्स हैं वो अपनी शेप में रहते हैं टोन की वजह से, और हमारे पास जो मसल रिलैक्सिंग ड्रग्स है वो क्या करती हैं, टोन को डिक्रीज करती हैं. सो नाउ व्हाट आर मसल रिलैक्सेंट्स? Muscle relaxants are the drugs which are used to decrease the tone of muscles and hence relax the muscles. तो skeletal muscles की हमारे पास जो relaxation है उसके लिए हम कौन से drugs यूज करते हैं, muscle relaxants. अब ये जो हमारे पास relaxation of muscles है या relaxation of skeletal muscles है वो हमारे पास दो तरीके से की जा सकती है. एक तरीका है हमारे पास पेरिफेरली एक्टिंग हमारे पास मसल्स रिलैक्सेंट्स होते हैं, या फिर हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं. अब पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, पेरिफेरी यानी कि हमारे पास जो हमारे लिम्स हैं और हमारे हैंड्स और लेग्स हैं ये हमारे पास पेरिफेरी में आते हैं हमारे पास, और सेंट्रल में हमारे पास हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है. तो जब अब हमारे पास हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास ब्रेन सिग्नल्स भेजता है. तो वो जो हमारे पास जब हमारे वो जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं ब्रेन के अंदर, जब वो इम्पल्सेस हमारे पास पेरिफेरी में जाके स्टॉप होते हैं तब हमारे पास आता है पेरिफेरली एक्टिंग हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स. और जब हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं यानी कि जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करके मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के अंदर. सो अभी हमने क्या पढ़ा कि मसल की जो रिलैक्सेशन है वो दो तरीके से कराई जा सकती है. या तो हम क्या करें, या तो हम पेरिफेरली जो हमारे पास इम्पल्स जनरेट हो रही है मसल्स तक जो इम्पल्स जा रही है, जब हम उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर स्टॉप कर दें या ब्लॉक कर दें, तो जो वो एजेंट्स होंगे वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होंगे. और वो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. आज जो हमारा मेजर फोकस है वो है कि जो हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट्स हैं. तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के अंदर वो एजेंट्स जो हमारे पास स्पाइनल कोड या ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करें और हमारे पास जो इम्पल्स की जनरेशन है उसको ब्लॉक कर दें. सो अब हमारे पास जो ये मसल रिलैक्सेंट्स हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मसल रिलैक्सेंट्स यूज कहाँ पे करते हैं. हमारे पास मसल्स को हम कब रिलैक्स करना चाहेंगे, जब आपके मसल्स आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे तो कुछ टाइम के बाद वो पेन करना स्टार्ट कर देंगे. तो जो हमारे पास मसल रिलैक्सेंट्स स्पेसिफिकली जो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो हम एक्यूट मसल स्पाज्म्स में यूज करते हैं. जब आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी का हमारे पास मसल खिंच गया तो और उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो उन केसेस में हम कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स. तो स्पेसिफिकली जब हमारे पास कोई स्प्रेन हो जाए या फिर हमारे पास डिसलोकेशन हो जाए शोल्डर की या फिर किसी और जॉइंट की, उसके अलावा जब हमारे पास जो रियूमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास मसल्स के स्पाज्म्स होते हैं और पेन स्टार्ट हो जाता है, उन केसेस में हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स यूज करते हैं. उसके अलावा हमारे पास जो न्यूरालजिया होता है
न्यूरालजिया क्या होता है हमारे पास, हमने डिस्कस करा था कि जितने भी वर्ड्स के पीछे एल्जिया वर्ड आता है, एल्जिया का मतलब होता है पेन, और हमारे पास नर्व्स की वजह से हमारे पास जब भी कोई पेन हो तब उसके अंदर उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरालजिया। सो नर्व्स के अंदर जब हमारे पास पेन होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरालजिया, और न्यूरालजिया के ट्रीटमेंट के लिए भी हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास बैक एक के अंदर सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस यूज होते हैं। उसके अलावा जो एंजाइटी और टेंशन होगा किसी पेशेंट को, हमारे पास वो जो हमारे पास एंजाइटी और टेंशन के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, टोन इंक्रीज हो जाती है उनके मसल की, और उनका जो मसल है आपका, जब कोई पेशेंट हमारे पास एंजाइटी के अंदर हो तो उसके हमारे पास टोन इंक्रीज हो जाती है मसल्स की, और हमारे पास टोन इंक्रीज होने की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास एंजाइटी की ट्रीटमेंट के अंदर भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हमारे पास हीमोप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, या फिर हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी है, तो इन डिसीजेस के अंदर भी हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस यूज होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम हीमोप्लेजिया की। हीमोप्लेजिया हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन होता है, और हमारे पास जो पेशेंट्स हम अपने मसल्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हमारे पास अगर किसी पेशेंट को हीमोप्लेजिया हो जाए तो हमारे पास क्या होता है कि उस पेशेंट के अंदर उसके मसल्स की टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब टोन इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एबिलिटी लूज हो जाती है मसल को मूव करने की, तो पेशेंट अपना मसल मूव नहीं कर पाता। उसके अलावा हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी एक डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पाल्सी। हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं बिफोर बर्थ उनके अंदर हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है, जिसके अंदर हमारे पास वो जो पेशेंट है उसके मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं और वो पेशेंट अपने मसल्स को मूव नहीं कर पाता। सो सेरिब्रल पाल्सी, हीमोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, स्पाइनल इंजरीज के अंदर हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस यूज करते हैं। उसके अलावा टेटनस की ट्रीटमेंट के अंदर भी हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस यूज करते हैं। और लास्टली हमारे पास जितनी भी ऑर्थोपेडिक डिसीजेज होती हैं, जितनी भी हमारे पास ऑर्थो की डिसीजेज हैं, बोन्स से रिलेटेड या जॉइंट्स से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं, उनकी वजह से हमारे पास जितना जो भी पेन कॉज होता है उसके अंदर हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस यूज करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि जो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस है उनके जो यूजेस हैं वो जब कहाँ पे यूज होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनके अंदर हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस की तरह काम करती है, और हमारे पास ऐसा क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस का। हमारे पास what centrally acting muscle relaxants do is they decrease the skeletal muscle tones by selective action in CNS। क्या करते हैं हमारे पास हमारे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, ये मसल की टोन को डिक्रीज कर देते हैं, मसल की टोन डिक्रीज हो जाती है। अब मसल की टोन डिक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज करते हैं, सिलेक्टिवली एक्ट करते हैं सीएनएस के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास अब जो ये हमारे सीधा सीएनएस के ऊपर एक्ट करते हैं, जो हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हैं और जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, उनके अंदर मेजर फर्क क्या है हमारे पास, कि जो सेंट्रली एक्टिंग हमारे पास मसल रिलैक्सेंट्स हैं वो डायरेक्टली सीएनएस के ऊपर एक्ट करेंगे और इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर। और इसके अलावा मसल फाइबर से डायरेक्टली इनका हमारे पास कोई रोल प्ले नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं शो करते ये हमारे पास, ना तो मसल फाइबर्स पे इफेक्ट शो करते हैं, ना ही हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के ऊपर इफेक्ट शो करते हैं। अब हमारे पास ये क्या करते हैं, जो हमारे पास
सेंट्रली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स है। सेंट्रली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स रिजिडिटी डिक्रीज करवा देते हैं हमारे पास मसल्स की। जो अपर मोटर न्यूरॉन्स की स्पास्टिसिटी है उसको डिक्रीज करवा देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो रिफ्लेक्सेस है, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, उसको इनहिबिट करवा देते हैं, फिर उनको डिक्रीज करवा देते हैं। अब ये जो हमारे पास सारी चीजें हैं सीएनएस के ऊपर इफेक्ट करके जो हमारे पास टोन को डिक्रीज करवा रहा है हमारा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस, वो कैसे होता है? हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट शो करता है हमारा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस। सो व्हाट डू? दे डिप्रेस द पोस्ट पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। सो हमारे जितने भी साइनेप्स के बाद वाले जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उनका जो रिफ्लेक्स है कि उनको स्पाज्म करना है या फिर उनको टोन इंक्रीज करना है, उसको डिक्रीज करवा देते हैं हमारे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस। सो उसके अंदर हमारे पास जो ये क्लासिफिकेशन है ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस के अंदर हमारे पास मेजर जो सबसे मेन ग्रुप है वो है हमारे पास मीफेनेसिन ग्रुप। अब मीफेनेसिन ग्रुप के अंदर हमारे पास एजेंट्स आते हैं मीफेनेसिन, मेप्रोबामेट, क्लोरजॉक्साजोन और मिथोकार्बामोल। हमारे पास सबसे पहली जो क्लास ऑफ ड्रग्स है जो हमारे पास सेंट्रली एक्ट करके हमारे मसल्स को रिलैक्स करती हैं, उसके अंदर है मीफेनेसिन, मेप्रोबामेट, क्लोरजॉक्साजोन और मिथोकार्बामोल। सो जो मीफेनेसिन ड्रग है, मीफेनेसिन जो हमारे पास ड्रग है कि हमारे पास सिलेक्टिवली स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करने के बाद हमारे पास जो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स इन्वॉल्व होता है हमारे पास मसल की टोन के लिए, उसको हमारे पास इनहिबिट करती है। और उसके इनहिबिशन के बाद हम जो मीफेनेसिन ड्रग है इसको टेटनस की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, स्ट्रिचनिन पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। अब जो मीफेनेसिन है, मीफेनेसिन की वजह से हमारे पास गैस्ट्रिक इरिटेशन, हीमोलाइसिस, बीपी, फॉल इन बीपी जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। अब जो हमारे पास मीफेनेसिन है, मीफेनेसिन बहुत ज़्यादा कम यूज होती है ड्यू टू द पोटेंशियल जो हमारे पास साइड इफेक्ट्स आते हैं उसकी वजह से बहुत कम यूज करने लग गए हैं। और हमारे पास जो काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट्स होती हैं उसके अंदर ज़्यादा यूज होती है हमारे पास मीफेनेसिन एज एन एडजंक्ट ड्रग। हमारे पास मेन ड्रग नहीं है मीफेनेसिन, हमारे पास एज एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज होती है जो हमारे पास ऑइंटमेंट्स आती है फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के अंदर। अब सेकेंडली हमारे पास जो हमारे पास एजेंट आता है वो आता है क्लोरजॉक्साजोन। अब क्लोरजॉक्साजोन जो हमारे पास एजेंट है उसके जो फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम है मीफेनेसिन का। मीफेनेसिन का हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? इट सिलेक्टिवली एक्ट्स ऑन स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट कैसे करती है, क्या करती है? हमारे पास हमारी जो मीफेनेसिन ड्रग है, मीफेनेसिन इनहिबिट्स, क्या इनहिबिट करती है? जो पॉलीसाइनेप्टिक या पोस्ट पॉलीसाइनेप्टिक हमारे पास जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उनको इनहिबिट करती है। सो व्हाट डज मीफेनेसिन डज इज मीफेनेसिन इनहिबिट्स पोस्ट पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। अब हमारे पास मीफेनेसिन और क्लोरजॉक्साजोन में फर्क क्या है? हमारे पास मेजर जो फर्क है वो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का। जो हमारे पास क्लोरजॉक्साजोन है इसका जो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इन कंपैरिजन टू मीफेनेसिन ज्यादा है। और उसके अलावा हमारे पास क्लोरजॉक्साजोन बेटर टॉलरेटेड है ओरली। मीफेनेसिन के कंपैरिजन में हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्लोरजॉक्साजोन की प्रेजेंस में बहुत कम आते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं क्लोरजॉक्साजोन की प्रेजेंस में, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है वो है मिथोकार्बामोल। मिथोकार्बामोल हमारे पास सिमिलर साइड इफेक्ट है, हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस है उसको इनहिबिट करता है। मसल की जो हमारे पास रिजिडिटी है, मसल की जो टोन है उसको डिक्रीज कर देता है। अब जो मिथोकार्बामोल है हमारे पास ये मसल रिलैक्सेशन के लिए यूज करते हैं। ये भी हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग है। मिथोकार्बामोल
इसकी जो हमारे पास डोज यूज होती है वो 0.5 टू 1 ग्राम यूज होती है 3 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है हमारे पास क्लोरमीजाजोन। अब जो क्लोरमीजाजोन ड्रग है वो हमारे पास एंटी एंजाइटी और हिप्नोटिक एक्शन शो करती है। ये हमारे पास मसल्स का टोन जो है वो उसको डिक्रीज करती है। अब एक हमारे पास एक और एजेंट आता है इसी क्लास के अंदर जो कि है ऑरफेनाड्रीन। ऑरफेनाड्रीन जो है ऑरफेनाड्रीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फॉर रिलैक्सिंग आवर मसल्स। अब मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ऑरफेनाड्रीन यूज होती है। ऑरफेनाड्रीन जो है वो हमारे पास मीफेनेसिन ग्रुप के अंदर आती है, जो मीफेनेसिन ग्रुप के जैसा स्ट्रक्चर होता है ऑरफेनाड्रीन का। लेकिन जो ऑरफेनाड्रीन ड्रग है वो हमारे पास स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी इंजरीज होती है, जो इंजरीज हमारे पास स्पोर्ट्स की वजह से होती है, उसके अंदर हमारे पास ऑरफेनाड्रीन यूज होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है वो आती है बेंजोडाइजेपिन्स। और बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आता है हमारे पास डायजेपाम। डायजेपाम हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। बेंजोडाइजेपिन्स या डायजेपाम जो है वो हमारे पास गाबा का जो ट्रांसमिशन है उसको इंक्रीज करता है। अब गाबा को जब हमारे पास गाबा का ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाएगा तब हमारे पास मसल रिलैक्सेंट जैसी प्रॉपर्टीज आएंगी, क्योंकि हमारे पास जो गाबा होता है गामा अमीनोब्यूटायरिक एसिड, इट इज वन ऑफ द इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमिशन होती है उसको स्टॉप करवा देते हैं। और गाबा हमारे पास जो डायजेपाम ड्रग है ये क्या करती है, गाबा की कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा देती है, जिसकी वजह से हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वाला इफेक्ट आता है और हमारे पास मसल रिलैक्सेंट और एंजियोलिटिक एक्टिविटी आती है। तो जितनी भी हमारे पास मसल पेन हो रही है ड्यू टू एंजाइटी, अगर कोई हमारे पास एंजाइटी का पेशेंट है और उसके अंदर हमारे पास मसल टोन इंक्रीज होने की वजह से पेन है, तो उन पेशेंट्स को हम डायजेपाम देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है दैट इज गाबा डेरिवेटिव्स। उसके अंदर आता है हमारे पास बेक्लोफेन। और बेक्लोफेन के अंदर बेक्लोफेन हमारे पास गाबा का डेरिवेटिव है। ये खुद भी गाबा की तरह एक्ट करता है, यानी कि खुद भी ये हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। और सेकेंडली हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक गाबा रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर अटैच होता है और हमारे पास गाबा की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। गाबा बी रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पास प्री साइनेप्टिक। जितनी भी हमने मीफेनेसिन ड्रग्स करी, मीफेनेसिन हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को स्टॉप करके मसल्स का टोन डिक्रीज करवा रही थी। जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव्स है बेक्लोफेन है, बेक्लोफेन हमारे पास क्या करता है, प्री साइनेप्टिक जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं गाबा के उसके ऊपर इफेक्ट शो करता है। और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जितनी भी ये ड्रग्स है हमने न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस करी, जो कि हमारे पास जैसे हीमोप्लेजिया है, सेरेब्रल पाल्सी है, जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम बेक्लोफेन यूज करते हैं। सो इसी के साथ आपके जितने भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस है जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट होते हैं। सो इन सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो लगभग सिमिलर है। मेन जो एजेंट है वो हमारे पास मीफेनेसिन है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए कि मेप्रोबामेट में और क्लोरजोक्साजोन में, मिथोकार्बापोल में और मीफेनेसिन में क्या फर्क है। हमारे पास जो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है वो यूज कहाँ पे और कौन सी डिसीजेस में होते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास जो डायजेपाम है उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और हमारे पास बेक्लोफेन का क्या हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लास्टली इन सबके साइड इफेक्ट्स ये आपको सबको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।